अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था न्यूट्रिशन। हम पहले न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखेंगे। फूड इज़ ऑब्टेन, प्रिपेयर्ड, ऑब्जर्व एंड कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंस। अब हमारे पास दो तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट लाइफ में अहम किरदार अदा करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हम पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देखेंगे। फॉस्फोरस कंपोनेंट ऑफ एटीपी, ये एटीपी का जुज़ है। एटीपी हमने पढ़ा था, एटीपी इज़ द मेन एनर्जी सोर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोएंजाइम फॉर फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस के लिए भी बहुत अहम है। सीड जनरेशन, और ये बीज बनने के अमल के लिए भी बहुत अहम है। प्रोटीन फॉर्मेशन, और ये प्रोटीन बनने के अमल के लिए भी बहुत अहम है। अगला हमारे पास है पोटेशियम, रेगुलेट्स द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमा, ये स्टोमा के खुलने और बंद होने को कंट्रोल करता है। रिड्यूस वाटर लूज फ्रॉम लीव्स, ये स्टोमा पर डिपेंड करता है कि वो रिड्यूस करता है वाटर को जो लीव्स से लूज होता है। सल्फ़र कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, एंजाइम एंड विटामिन्स, ये प्रोटीन का जुज़ है, एंजाइम का जुज़ है और विटामिन का जुज़ है। कैल्शियम एक्टिवेट एंजाइम्स, ये बहुत से एंजाइम को एक्टिव करता है। इज़ अ स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, और ये सेल वॉल का एक साख्ती हिस्सा है। इन्फ्लुएंस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इन सेल, जो सेल के अंदर पानी है वो जब हरकत करता है तो कैल्शियम ही इसको कंट्रोल करता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आयरन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए अहम है। एक्टिवेट्स एंजाइम, और ये बहुत से एंजाइम को एक्टिव करता है। मोलिब्डेनम कंपोनेंट ऑफ एंजाइम दैट रिड्यूस नाइट्रेट टू अमोनिया, ये नाइट्रेट की रिडक्शन करता है, किसके लिए? अमोनिया के लिए। बिल्डिंग दी अमाइनो एसिड, और ये अमाइनो एसिड की तैयारी में भी अहम किरदार अदा करता है। बोरॉन इम्पोर्टेंट इन शुगर ट्रांसपोर्ट, शुगर की तरसील के लिए अहम है। सेल डिवीजन में एंड सिंथेसिस ऑफ सर्टेन एंजाइम, और ये बहुत से एंजाइम की तैयारी के लिए भी अहम है। कॉपर कंपोनेंट ऑफ मैनी एंजाइम, ये बहुत से एंजाइम का जुज़ है। मैंगनीज इन्वॉल्व इन एंजाइम एक्टिवेट्स फॉर फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, ये उस एंजाइम का हिस्सा है जो फोटोसिंथेसिस के लिए होता है और रेस्पिरेशन के लिए होता है। जिंक रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर एंजाइम, मतलब कि हमें एंजाइम को बनाने के लिए एक बहुत बड़ी मिकदार में जिंक को इस्तेमाल करना पड़ता है। क्लोरीन इन्वॉल्व इन ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, ये वाटर की ऑस्मोसिस में शामिल है। ऑस्मोसिस हमने पढ़ा था, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। निकल रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए इसको रिक्वायर किया जाता है। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मैं क्लास 9th का तालिब इल्म हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र्स, फर्टिलाइज़र्स की अहमियत। इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं। कुदरती और मसनूई सब्सटेंसेस जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम वगैरह जैसे केमिकल्स पर मुश्तमिल हो और पौधों की नशोनुमा और पैदावार को बेहतर करें। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस containing chemicals such as nitrogen, phosphorus, potassium, etc. that improve growth and productiveness of plants. अब हम टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स को डिस्कस करते हैं। फर्टिलाइज़र्स की दो मेन इकसाम है, एक ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स वो होते हैं जो कुदरती ज़राए से हासिल किए जाएँ, जबकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स वो होते हैं जो चट्टानों और मादनियात से तैयार हों और तिब्बी और कीमियाई प्रोसेस के ज़रिए बनाए जाएं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स स्लो फर्टिलाइज़ करते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स फास्ट फर्टिलाइज़ करते हैं। इसकी वजह यह है कि जब किसी मिट्टी में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं तो पहले छोटे ज़रात में डिकम्पोज होते हैं, उसके बाद पानी के साथ में हल होकर पौधों के अंदर जाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स डायरेक्टली पानी के साथ हल हो जाते हैं और पौधों के अंदर चले जाते हैं।
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में मैन्योर और कंपोस्ट शामिल होते हैं। मैन्योर यानी कि जानवर का फजला, और कंपोस्ट मरे हुए पौधों के बाकियात का मजमूआ होता है। इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में रॉक फॉस्फेट और जिप्सम वगैरह शामिल होते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स पे आते हैं। सबसे पहले फास्टर ग्रोथ। जब हम पौधों को फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उनके बढ़ने की रफ्तार तेज़ हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर पौधों की बढ़ने की रफ्तार सुस्त है और हम उनको फर्टिलाइज़र डाल दें तो उनकी बढ़ने की रफ्तार तेज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन। जैसा कि हमने पहले पॉइंट में पढ़ा कि जब हम फर्टिलाइज़र्स डालते हैं तो पौधों की बढ़ने की रफ्तार तेज़ हो जाती है। इसी तरह फर्टिलाइज़र्स पौधों की पैदावार को भी बढ़ा देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स की मिसाल इस तरह दी जा सकती है कि अगर हम दो प्लाट, एक जैसे प्लाट लें और उनमें एक ही फसल को उगाएं और एक को फर्टिलाइज़र डालें और एक को ना डालें, तो जिसमें हमने फर्टिलाइज़र डाले हैं उसकी बढ़ने की रफ्तार और पैदावार दोनों ज़्यादा होंगी निस्बतन दूसरे के। तीसरा, सॉइल ड्रेनेज। फर्टिलाइज़र सॉइल ड्रेनेज को भी बढ़ा देते हैं। अब सॉइल ड्रेनेज एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए पानी मिट्टी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जा सकता है। चौथा पॉइंट, इंक्रीज एरिएशन। फर्टिलाइज़र्स एरिएशन को बढ़ा देते हैं। जब किसी ज़मीन में फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं तो उसकी मिट्टी ज़रखेज़ और नरम हो जाती है, और जितनी ज़्यादा मिट्टी नरम होती है उतनी आसानी से उसमें एरिएशन होता है। एरिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए मिट्टी में हवा सर्कुलेट करती है। इंक्रीज सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग एबिलिटी। फर्टिलाइज़र्स किसी भी मिट्टी के न्यूट्रिएंट होल्डिंग एबिलिटी को भी बढ़ा देते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए मिट्टी न्यूट्रिएंट्स को तेज़ी से मजबूती से पकड़ के रखती है और उसको लीचिंग से बचाती है। अब लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है और पौधों को नहीं हासिल होता। अगर मिट्टी की न्यूट्रिएंट होल्डिंग एबिलिटी ज़्यादा मजबूत ना हो तो लीचिंग के ज़रिए पानी न्यूट्रिएंट्स को भी अपने साथ ज़मीन के अंदर ले जाता है, जो कि फिर पौधों को नहीं मिलते। इसके बाद इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, यानी कि फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से माहौल को क्या नुकसान पहुंचते हैं। सबसे पहले पॉइंट, एक्सेसिव यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अफेक्ट न्यूट्रिएंट होल्डिंग एबिलिटी ऑफ सॉइल। अगर हम इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर दें तो मिट्टी की न्यूट्रिएंट होल्डिंग एबिलिटी कम हो जाती है। इट आल्सो डिस्ट्रॉय इकोसिस्टम थ्रू यूट्रोफिकेशन। ये यूट्रोफिकेशन के ज़रिए इकोसिस्टम को भी मुतासर करता है। अब यूट्रोफिकेशन को वो है जिसमें न्यूट्रिएंट्स एक जगह पर काफ़ी ज़्यादा हो जाएं। इसकी मिसाल इस तरह दी जा सकती है कि अगर किसी तालाब में न्यूट्रिएंट्स हद से ज़्यादा हैं तो उसमें एल्गाई की इतनी ज़्यादा पैदावार हो जाएगी कि उसके अंदर रहने वाले जानदारों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी और उनकी ज़िंदगियां तबाह हो जाएंगी। अब स्टोरेज एंड एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स के स्टोर करने और उसके इस्तेमाल से एक गैस जो कि नाइट्रस ऑक्साइड है वो रिलीज़ होती है, जो कि ओजोन लेयर को तबाह करती है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स के एक्सेसिव यूज़ से पेस्ट प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं और ये उनकी रिप्रोडक्टिव रेट को भी बढ़ा देती है। इट लेड्स टू पेस्ट प्रॉब्लम्स एंड इंक्रीज देयर रिप्रोडक्टिव रेट। इमिशन ऑफ अमोनिया गैस। इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के इस्तेमाल से अमोनिया गैस भी इमिट होती है, जो कि मिट्टी की तेज़ाबियत का बायस बनती है। अमोनिया गैस काज़िज़ सॉइल एसिडिटी। अब सॉइल एसिडिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मिट्टी की पीएच अपनी न्यूट्रल पीएच जो कि 7 है उससे कम हो जाती है
It is a condition in which soil pH is lower than its neutral pH, which is 7. Massive use of organic fertilizers leads to nitrate leaching. अभी तक हमने जितने भी माहौल पर फर्टिलाइज़र्स के नुकसान पड़े हैं वो सारे इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के थे। अब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के नुकसान पड़ेंगे। अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो ये नाइट्रेट लीचिंग का बायस बनता है। अब नाइट्रेट लीचिंग एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए जब पानी ज़मीन के अंदर जाता है तो अपने साथ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स को भी ले जाता है और वो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स पौधों को नहीं मिलते, जिसकी वजह से उनकी नशोनुमा पहले से कम हो जाती है। इन सब नताइज को मद्देनज़र रखते हुए हमें चाहिए कि हम किसी भी मिट्टी में फर्टिलाइज़र्स डालने से पहले उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को चेक करें और फिर उसके मुताबिक उसमें फर्टिलाइज़र्स डालें।